हेलो नमस्कार, मैं वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही चैनल एजुकेशन एग्ज़ाम पास नरेश कुमार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम हिंदी के प्रत्येक अध्याय को समाप्त करेंगे और समझते हुए मेरे साथ चलेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं और कैसी कैसी भावनाओं से ये हिंदी शब्द बनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं हिंदी में पहले भाषा क्या है। भाषा है, भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से बना है। भास का अर्थ होता है बोलना। भास का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ठीक है। राम शब्द में 2 अक्षर रा, मा एवं 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। ठीक है। रा है, आ है, बड़ा आ है और माँ है और छोटा आ है। ठीक है। अब हम देखते हैं वर्णमाला। क्या? वर्णमाला जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला कौन सी? मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? उच्चारण के आधार पर 45, जिसमें से 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। ठीक है। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52, जिसमें से 13 स्वर हैं और प्लस 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। ये क्या है? लेखन के आधार पर माने गए हैं। स्वर स्वर कितने हैं? स्वर्ण उच्चारण के आधार पर तो कितने हैं? 10 हैं, लेकिन लिखित में कितने हैं? 13 हैं। तो इनकी संख्या कुल कितनी है? 13 है। स्वर ये रहे आपके कौन कौन से हैं? आ, बड़ा आ, छोटी ई, आई, ऊ, औ, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा और ये ऋषि यानी रा। ये भी क्या है? स्वर है। ठीक है। अब हम देखते हैं व्यंजन। कौन सा? व्यंजन। ठीक है। व्यंजन कितने वर्गों में है? व्यंजन 4-5 वर्गों में है। ठीक है। इनको क्या है? पहले 25 माना गया। ठीक है। और 4 ये हैं। ठीक है। ऐसे ही व्यंजन क्या है? चा वर्ग है, वो सॉरी का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। ये क्या है? व्यंजनों को क्या है? इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। 2 द्विगुणी व्यंजन है। ठीक है। कितने हैं? 2 द्विगुणी व्यंजन है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, जो क्या हैं? छत्रक, ज्ञ और श्रा। ये क्या है? 4 व्यंजन क्या हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियाँ, यानी जो हमें विदेशों से गृहीत की गई ध्वनियाँ। अरबी कोमा फारसी, ये अरबी कोमा फारसी से क्या है? ये प्रयोग किए जाते हैं। का, आ, का,
खा गा जा फा, ये क्या है? आ का खा गा का प्रयोग अब कम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण है। ये क्या है? नुक्ता वाले वर्ण भी। अंग्रेजी है आ, जिसमें से अर्धचंद बिंदु वाले वर्ण है। ठीक है। नोट लिखेंगे, नोट ये दिए गए हैं। नोट में, नोट को हम क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, एक तो उच्चारण और लेखन के आधार। ठीक है। उच्चारण के आधार पर की गई गणना वर्ण गणना को ज़्यादा युक्त माना जाता है। किसको माना जाता है ज़्यादा युक्त? उच्चारण के आधार पर जो गणना की जाती है उन्हें क्या है ज़्यादा युक्त, अच्छी समझदारी यानी कि अच्छे से माना गया। ठीक है। दूसरा नोट दिया गया, उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ठीक है। जिसमें से 10 स्वर हैं और 37 व्यंजन। वैसे तो 35 व्यंजन हैं, लेकिन दो द्विगुणी व्यंजन होते हैं तो उसमें 35 और 2 37 होते हैं। देखिए 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन जा और फा। क्या है ये? जा और फा। छत्र ज्ञ सरा एकल व्यंजन नहीं है। ठीक है। इसको क्या है अपनी कॉपी में नोट करके जरूर लिखें। ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। ठीक। अगला है स्वरों का वर्गीकरण। किनका वर्गीकरण? स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। स्वर यहाँ पर हैं। स्वर क्या है पहले तो हम देखेंगे स्वर की परिभाषा। स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जो किसी का सहारा नहीं लेते हैं, एक दूसरे वर्ण का सहारा नहीं लेते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 13। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। कितने हैं? 10 ही स्वर हैं। ठीक है। आ बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आ ओ आओ, ये क्या है? 10 स्वर हैं। किसके आधार पर? उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ह्रास्य स्वर। ह्रास्य स्वर जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम ह्रास्य स्वर। जैसे आ, ई, ऊ, इसमें क्या है कम समय लगता है, इसमें क्या है एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण ह्रास्य स्वर से अधिक समय यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ, ओ आओ और आ, यानी अर्धचंद बिंदु वाला आ। ठीक है। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। प्लतु स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम। ठीक है। ये क्या है? प्लतु स्वर होते हैं। जीभ के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर
जीव के आधार पर हम क्या है स्वरों का वर्गीकरण कहते हैं। अग्र स्वर यानी जीव का जो आगे वाला भाग है उनके जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है, जैसे कि ई, बड़ी ई, ए, आय, ये क्या है अग्र भाग में आते हैं। ठीक है। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, जैसे कि छोटा अ। ठीक है, ये क्या है मध्य स्वर। ठीक है बच्चा। हम देखते हैं अब पश्च स्वर। अभी तो हमने देखा था दीर्घ स्वर, सॉरी अग्र स्वर और मध्य स्वर। अब हम देखेंगे जीव के पीछे वाले हिस्से। जिन स्वरों की उच्चारण जीव का पश्च भाग काम करता है, यानी कि पीछे वाला। बड़ा आ, छोटी ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अर्धचंद बिंदु वाला आ। ये क्या है पश्च, जीव के पश्च वाले भाग से बोले जाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर। किसके आधार पर? मुख द्वार खुलने के आधार पर। विव्रत जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। ठीक है, इसमें क्या है पूरा मुंह खुलता है। अर्ध विव्रत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, छोटा आ, ए, ओ और अर्ध चंद बिंदु वाला आ। ये क्या है अर्ध विव्रत। अर्ध संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए, औ, इसमें क्या है आधा बंद रहता है। संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इसमें क्या है पूरा क्या है बंद रहता है। ई, ऐ, ऊ, औ, ये क्या है इसमें मुख द्वार पूरा क्या है बंद रहता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कुछ क्या है चित्र दिया है और उसकी दृष्टि से हम देखेंगे। ठीक है इनको। ठीक, तो नासिका यानी कि नाक से स्वर निकालने वाले अंग, णा, या, णा, ना, मा, ये क्या है नासिक से। दंत मूल यानी कि बात से रा, कोमल ला। ठीक है। दंत्य, ठीक है, तावायग वाला और सा, ये क्या है दांत से। दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ, वाह वाह वाह, ये क्या है दांत और प्लस होंठों से क्या है दोनों का काम होता है। ओष्ठ यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पा फा बा भा मा, ये सभी क्या है ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ प्लस कंठ, ओ, आओ और अर्ध चंद बिंदु वाला बड़ा आ, ये क्या है ओष्ठ प्लस कंठ। मूर्धा, मूर्धन, टावाग और सा। ठीक है। तालु, तालब, ई, बड़ी ई और चावाग या और सा। कंठ तालब यानी कंठ तालु, ए, ऐ। ठीक है। कंठ, कंठ या आ, अड़ा आ और कावाग और हा, यहाँ सभी आपके मुख द्वार के आधार पर यानी कि
होंठों की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? होंठों की स्थिति के आधार पर। आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। इनमें क्या है, इन स्वरों को बोलेंगे तो आप क्या है, इसमें होंठ गोलाकार नहीं होगा। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी गोलाकार होते हैं। ऊ, औ, औ, ओ, ये क्या है, सब गोलाकार है। ठीक है, ये क्या है, सब ही गोलाकार हैं। ठीक है। व्यंजन क्या है? अब व्यंजन, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाने? स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुणी व्यंजन ला और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 35 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 35 मानी जाती है। ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका? व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकले, उच्चारण के स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। का वर्ग कंठ। का वर्ग को क्या बोलते हैं हम? कंठ बोलते हैं। चा वर्ग को बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं? तालव्य। टा वर्ग को बोलते हैं मूर्धन। ता वर्ग को बोलते हैं दंत तथा पा वर्ग को बोलते हैं ओष्ठ। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अर्थात कंठ पहले तथा ओष्ठ सबसे बाद में है। ठीक है। हम देखेंगे अब वर्ग। क्या देखना है हमें? वर्ग देखना है। ठीक है। वर्ग कौन सा रहेगा? अभी अभी देखे हमने, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन है, दंत है, फिर ओष्ठ है। ठीक है। उच्चारण स्थान कंठ है, जैसे तालु है, मूर्धा है, इसमें क्या है? अघोष अल्प प्राण। क्या है? अघोष अल्प प्राण। अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण। सघोष, अघोष व सघोष अल्पप्राण नासिक। ठीक है। कंठ, उच्चारण स्थान क्या है इसका? कंठ से, यानी का वर्ग जो जितना है वो कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है। और इसमें क्या है? नासिक जो आपका लास्ट वाला होता है, प्रत्येक व्यंजन के जो पीछे वाले अक्षर होते हैं, पंचम वर्ण होता है, वो क्या है? नासिक से उच्चारण होता है। ठीक है। इसमें एक और होता है, किसी भी व्यंजन का प्रथम वर्ग, कोमा द्वितीय वर्ग, ये क्या है? अघोष अल्पप्राण और द्वितीय वर्ग क्या है? अघोष महाप्राण। ठीक है। अगला है तालव्य, यानी ये तालु से भूले जाते हैं। जो चा वर्ग है वो कहाँ से भूले जाते हैं? तालु से भूले जाते हैं। मुँह के भीतर
की ऊपरी छत का पिछला भाग। किसका भाग? पिछला भाग होता है। ठीक है। अगला है मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। मूर्धा मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। टा वर्ग का सभी। ठीक है। दंत। दंत कहाँ से? दांत से। ता वर्ग जो जितना होता है कहाँ से बोला जाता है? दांत से बोला जाता है। ओष्ठ होष्ठ या ओंठ की। पा वर्ग वाला है जितना सभी कहाँ से बोला? ओष्ठ से बोला। ठीक। कुछ नोट है इसमें देखते हैं। कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। क्या मानते हैं? स्पर्श संघर्षी भी मानते। किसको मानते हैं? चा वर्ग को। दूसरा नोट है घोपन्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वतंत्रियों में ध्वनि का कंपन। किसका? स्वतंत्रियों में किसका कंपन? ध्वनि। अघोष में जिन ध्वनियों में के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का एक ला और दो रा व्यंजन है। ठीक। अघोष या सघोष। सघोष या अघोष जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा और चौथा। कौन सा? तीसरा और चौथा वर्ग और पांचवा व्यंजन। ये क्या है? अघोष और सघोष है। ठीक है। इसमें दिया गया है तीसरा नोट है प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। किससे? हवा से। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के आधा उच्चारण में मुख कम हवा निकले, यानी हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक क्या निकलती हो? वायु निकलती, हवा निकलती है। ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में लकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का। ठीक है। अभी हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ। जिन व्यंजनों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। वर्ग। या वर्ग, ला वर्ग और ला वर्ग और या पा वर्ग। ठीक है। इसमें देखेंगे वर्ग तालव्य यानी उच्चारण तालव्य या सत्य दंतमूल मसूड़ा ला। ला वत्स्य दंतमूल या मसूड़ा। दंतोष्ठ ऊपर के दांत और निचला होंठ। ठीक है। एक यहाँ सभी सघोष कोमा अल्प प्राण है। क्या है ये? ठीक है। इसमें नोट दिया गया है, इस नोट को जरूर करके आप नोट कर लें। या और वह अर्धस्वर है। क्या है ये? अर्धस्वर। ध्वनि जो कभी स्वर को कभी व्यंजन। ये क्या है? अर्धस्वर।
रा लुंठित जिसके आधार में जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। रा ठीक है, आप मुँह से बोलकर देखेंगे तभी आपको सबसे ज़्यादा समझ आएंगे। ठीक है। तीसरा नोट है ला पार्श्विक जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए। ला, ठीक। ऊष्म या संघर्षी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे, उन्हें क्या बोलते? ऊष्म या संघर्षी बोलते हैं। ठीक है। जैसे वर्ग है तालव्य, यानी कि तालव्य। ठीक है। तो ये क्या है? तालु। जो सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है सा ये क्या है? मूर्धा से। ये भी क्या है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। सा ये भी ऊष्मा उत्पन्न करता है। और हा, ठीक है, ये भी क्या है? अल्प व अघोष कौमा ये महाप्राण है। ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। डा ढा, ये क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। डा और ढा हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ये संस्कृत में नहीं थे। इनको क्या संस्कृत में जगह ही नहीं थी, लेकिन हिंदी में क्या है? विकसित हुए। इनको क्या है? वर्णमाला में रखा गया। ठीक है। ये मूर्धा सघोष और अल्पप्राण है। ये क्या है? मूर्धा भी है, मूर्धन्य है, और सघोष अल्पप्राण। और ढा मूर्धन्य सघोष महाप्राण है। ढा जिसमें क्या है? ज़्यादा वायु निकले या तेज उच्चारण हो, उसमें क्या है? महाप्राण होता है। आगत या गृहीत ध्वनियाँ का वर्ग स्पर्शी कंठ प्लस जिह्वा मूल अघोष अल्पप्राण। ठीक है। खा वर्ग ऊष्म संघर्षी कंठ जिह्वा मूल अघोष महाप्राण। गा वर्ग ऊष्म संघर्षी कंठ प्लस जिह्वा मूल सघोष अल्पप्राण। जा ऊष्म संघर्षी वत्स्य सघोष अल्पप्राण। फा ऊष्म संघर्षी दंतोष्ठ अघोष महाप्राण। अयोगवाह या अनुस्वर क्या है? अयोगवाह या अनुस्वर। अनुस्वर क्या होता है? जो बिंदी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वर। विसर्ग जो क्या है? शब्द के पीछे आहा वाले होते हैं, उसे बोलते हैं। अनुस्वर को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण या विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरा अनुसार अनुस्वर ये क्या है? अनुस्वर और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है। किसके अनुसार? किंतु ये स्वर ध्वनियों में नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उनकी तरह लिखने में इनके लिए मात्राएं क्रमशः ये दी गई हैं। ठीक है। का प्रयोग
किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वर और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूंकि इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह, यानी पहले ये अयोग माने जाते हैं, जब ये क्या करते हैं, अर्थ का वहन करते हैं, तो इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक। शब्दकोश देखने का सही तरीका। किसका? शब्दकोश। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। पहले हम क्या लगाते हैं? स्वर लगाते हैं, फिर इसके बाद व्यंजन आता है। शब्दकोश में अनुस्वर, चंद बिंदु और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, इसलिए संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें आ, बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ, औ से पहले स्थान मिलता है। जैसे कंग, कहा, इसके पहले क्या है? ये दिए गए हैं। ठीक। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। क्या आता है? संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। कंग, कहा, का, खा, गा, घा, घा, ये क्या है? सभी दिए गए हैं। ठीक है। शब्दकोश में छत्रज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्त अक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। यदि हम छत्र, तो क्या है? का प्लस सा से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हमें का वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह ता प्लस रा के लिए ता वाले खाने, ज्ञा वाले में जा के लिए जाने वाले जा खाने तथा सरा वाले में सा के लिए सा वाले खाने में जाना पड़ेगा। ठीक है। डा, ढा, णा से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही। आज हमने वर्णमाला का अध्ययन किया। आगे भी ऐसे ही सभी अध्यायों, हिंदी के अध्यायों का निपटारा करेंगे और समझते हुए साथ चलेंगे। और इसमें क्या है? टेस्ट भी होगा। तो पहले हम क्या है? इन सभी का अध्यायों का अध्ययन, यानी कि 2 अध्याय का अध्ययन कर लेंगे, फिर इसके बाद हम दोनों मिश्रित अध्यायों का टेस्ट रखेंगे। ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लाइक शेयर करेंगे तभी आपको ये वीडियोस उपलब्ध रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप। सब्सक्राइब करने से आप सभी को समय पर उपलब्ध रहेंगे। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर तैयार रहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस किस प्रकार से चल रही हैं और इसमें हमें क्या सुधार करनी है। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।